शियन एकदम आम इंसान है जिसकी जिंदगी बेहद दुख भरी चल रही है और आज उसका 30वां जन्मदिन है। कहानियों में ऐसा माना जाता है कि जो शख्स 30 साल तक बिना शादी किए पहुंच जाता है वो जादू कर सकता है। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है वो कोशिश करता है, एक बार 2 बार, लेकिन कुछ होता ही नहीं तो शियन ऊब कर सोने चला जाता है। अचानक सीने में तेज दर्द होता है। दर्द की तीव्रता से वो जमीन पर गिर पड़ता है और खुद से कहता है अभी मरना नहीं चाहता। और तभी कुछ अजीब होता है, वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वयस्क दिमाग के साथ वो एक छोटे बच्चे के शरीर में नई जिंदगी शुरू करता है। शियन आंखें खोलता है तो देखता है उसकी माँ गाड़ी से उतर रही है। उसे अपनी बेटी को दिखाते हुए कहती है, देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है मैरी, इसे हेलो बोलो। मैरी हैरान होकर उसके पास आती है, उसे चूमती है और स्वागत करती है। लेकिन शियन उसकी शक्ल देखकर कंफ्यूज हो जाता है। 3 साल बाद मैरी और शियन थोड़े बड़े हो चुके हैं। घर के आंगन में दौड़ लगाते हैं कि कौन पहले पहुंचेगा। मैरी उसे हरा देती है। अरे इतना धीमा क्यों चल रहा है? शियन हाँफते हुए कहता है, तुम बहुत तेज हो। वो मुस्कुराकर जवाब देती है, बिल्कुल, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं ना आखिर। रात को पूरा परिवार डिनर कर रहा है। शियन अपने पापा से कहता है, पापा एक बात पूछनी है, इस दुनिया में मॉन्स्टर होते हैं क्या? पापा बोलते हैं, हाँ बेटा, इसलिए तुम कभी अकेले घर से बाहर मत जाना। मम्मी ने तुम्हें बताया ही होगा, मॉन्स्टर इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, मार भी सकते हैं। अगर कभी कोई मॉन्स्टर दिखे तो भागना और किसी बड़े को बुलाना। शियन फिर पूछता है, फिर फेरीज एंड स्पिरिट्स वो भी होते हैं? पापा कहते हैं, स्पिरिट्स के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन फेरीज हाँ होती हैं, बहुत कम मिलती हैं, मुश्किल से किसी को नजर आती हैं। कुछ व्यापारी जानते हैं उन्हें कैसे पकड़ना है। और जादू, जादू होता है क्या? पापा हंसते हुए, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने कभी सुना भी नहीं। शियन कहता है, शायद आपको अभी तक पता नहीं चला। पापा बोले, हो सकता है, बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम जादू जैसी कोई चीज आम लोगों में नहीं है, किसी को करते हुए कभी नहीं देखा। फिर पूछते हैं, तूने फेरीज और जादू के बारे में कहाँ सुना? लेकिन शियन जवाब नहीं देता। उसी पल से वो जादू की बात फिर कभी नहीं करता। 3 साल बाद मैरी घर के सामने कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रही है। शियन किताब पढ़ते हुए उसे देख रहा है। थककर मैरी उसके पास आकर बैठ जाती है। वो पूछता है, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो कॉम्बैट की? वो जवाब देती है, क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे हर खतरे के लिए तैयार रहना है, मॉन्स्टर हो या कोई और। अगर कोई क्रिमिनल तुम पर हमला करे तो मुझे लड़ना आएगा, मुझे मजबूत होना है ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। सूरज ढलते ढलते मैरी अपनी दोस्त रोज के साथ झील पर ट्रेनिंग करने जाती है। रोज कहती है, पूरे दिन ट्रेनिंग की, अभी भी थकी नहीं लग रही। अचानक झील से अजीब सी रोशनी निकलती है। मैरी हैरान होकर बोलती है, ये क्या है? और उसे याद आता है शियन ने पापा से जादू की बात की थी। अगले दिन मैरी शियन को लेकर झील पर जाती है। शियन कहता है, मम्मी ने मना किया था दूर जाने से। मैरी बोली, अरे टेंशन मत ले, ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ मॉन्स्टर भी नहीं होते। वो दोनों बैठकर सूरज ढलने का इंतजार करते हैं। शियन पूछता है, मम्मी नाराज नहीं होंगी ना देर से जाने पर? मैरी हंसकर, थोड़ी बहुत नाराजगी तो बनेगी, लेकिन इसके लायक है। अचानक झील से रोशनी निकलती है और चमकते गोले बाहर आते हैं। शियन दंग रह जाता है। मैरी कहती है, सूरज ढलने से थोड़ा पहले ये गोले निकलते हैं, लेकिन वजह नहीं पता। शियन पूछता है, पापा मम्मी को पता है? वो बोली, हाँ, पहली बार देखकर मैं उन्हें तुरंत लेकर आई थी, लेकिन अजीब बात, उन्हें दिखा ही नहीं। मुझे डर था तुझे भी ना दिखे। लगता है हर किसी को अलग दिखता है, मैं तो बस रोशनी देखती हूँ जो जल्दी गायब हो जाती है। कुछ बच्चे पूरी लाइट्स देखते हैं, ये जादू ही होगा ना। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टेबल पर शियन और मैरी जल्दी खाकर उठ जाते हैं। पापा मम्मी हैरान। शियन मैरी से कहता है, चलें? दोनों झील पर पहुंचकर उन लाइट्स का राज जानने की कोशिश करते हैं। वो झील से मछली पकड़ते हैं, लेकिन शियन बहुत थक जाता है। मैरी कहती है, तू बिल्कुल फिट नहीं है यार, क्योंकि तू मेरी तरह ट्रेनिंग नहीं करता, ताकत कम हो गई है। अभी तो सूरज ढलने में टाइम है, कुछ और करें? शियन बोला, हाँ, मैं इस झील को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, पहले ये जानना है कि ये गोले कहाँ से आते हैं। मैरी, झील से ही तो आते हैं, जरूर किसी जीवित चीज से आते हैं पानी के नीचे, ठीक से नहीं खोजा तो कभी पता नहीं चलेगा। मैरी पूछती है, अब क्या करें? शियन, पहले 3 अलग अलग चीजें झील से लेकर अलग अलग बाल्टियों में डालेंगे, एक में पत्थर, एक में पानी के पौधे, एक में मछली। फिर सूरज ढलने पर देखेंगे किससे गोले निकलते हैं। फिर वो दोनों वैसा करते हैं और झील से मछली पकड़ते रहते हैं। मैरी कहती है, कितनी देर हो गई, एक भी नहीं पकड़ी। शियन हंसता है, तू मेरी मदद कर रही है ना, इससे ज्यादा खुशी मुझे और चाहिए क्या? मैरी, अरे क्या बकवास कर रहा है, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, साथ तो रहूंगी ही। शियन, थैंक यू इतना साथ देने के लिए। मैरी,
मुझे भी देखना है जादू, अगर सच में है तो। अचानक मैरी को एक मछली पकड़ आती है। वो उसे तीसरी बाल्टी में डालते हैं। शियन पूछता है, ये वाली रेयर है क्या? मैरी, नहीं यार, ये हर जगह मिलती है। तभी रोज आ जाती है। क्या कर रहे हो दोनों? मैरी, हाँ, ये मेरा छोटा भाई है। शियन, हेलो बोलना। रोज पूछती है, यहाँ खास इस झील में ही क्यों मछली पकड़ रहे हो? मैरी, टेंशन मत ले, शियन को सब पता है। रोज, तू वो चमकते गोले देख सकता है? ये तो बहुत अजीब है। शियन, हाँ, मैंने पूरा देखा है। तुम्हें इन गोले के बारे में कुछ पता है? रोज, नहीं, बस देखना अच्छा लगता है। सूरज ढलता है। रोज झील से मछली पकड़ रही है। अचानक गोले निकलते हैं। मैरी, अफसोस, बाल्टियों वाली चीजों से कुछ नहीं हुआ। शियन, मैंने उनकी कंडीशन कॉपी करने की कोशिश की थी। क्या झील में और भी कुछ है? मैरी, हाँ, बहुत कुछ। रोज, पूरी झील की हर चीज तो इकट्ठा नहीं कर सकते। शियन, सही कहा। वो कपड़े उतारता है और झील में उतरने का फैसला करता है। मैरी, रुक जा, नीचे जाना बहुत खतरनाक है। शियन, टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। मैरी, आसे तो फिर मैं भी साथ आ रही हूँ। दोनों पानी में उतरते हैं और उन गोले की खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। शियन एक गोले पर हाथ रखता है। थोड़ा गर्म है और अलग सा फील हो रहा है। वो सिर पानी में डालकर देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। मैरी, अंधेरा है ना, इसलिए। शियन, लेकिन एक बात पता चली, ये गोले पानी के नीचे किसी जीवित चीज से आते हैं, शायद मछली से, क्योंकि ये पानी में घूम रहे हैं। मैरी, काश और साफ दिखता। फिर दोनों बाहर निकलते हैं, कपड़े पहनते हैं। शियन, थैंक यू मैरी, तेरे साथ आने के लिए। मैरी, अरे क्या बात कर रहा है, मैं तेरी बड़ी बहन हूं ना। तभी रोज कहती है, मैंने एक और मछली पकड़ी, ये वाली नर वाली की मादा है। मैरी, अरे मादा पकड़ना यहाँ बहुत रेयर है। आमतौर पर गहरे पानी में रहती हैं, लेकिन मेटिंग सीजन है तो ऊपर आ गई होंगी। वे दोनों मछलियों को एक बाल्टी में डालते हैं। अचानक बाल्टी से चमकते गोले निकलने लगते हैं। तीनों दंग। शियन, अब समझ आया, ये मछलियों का कोर्टशिप बिहेवियर है, ये गोले उसी का रिजल्ट हैं। अगले दिन शियन मैरी को थैंक यू बोलकर गले लगाता है। अचानक शियन चमकने लगता है। दोनों हैरान। शियन, ये जादुई एनर्जी हो सकती है, ये कोर्टशिप बिहेवियर है। लगता है जितनी बार मैं अपनी फीलिंग्स दिखाऊंगा उतना ज्यादा चमकूंगा। मैरी डर कर भाग जाती है। शियन खुद से, जादू इस दुनिया में है, बस किसी ने अभी तक ढूंढा नहीं। और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। कुछ देर बाद वो बिस्तर पर बैठकर सोचता है, पिछली जिंदगी के आखिरी 3 साल मैं दुख में बिताए। पढ़ाई की, जादू की खोज में पागल हो गया था। कभी मान ही नहीं पाया कि जादू नहीं होता। और अब दूसरी जिंदगी में 6 साल का हो गया हूँ। लग रहा था शायद छोड़ ही दूं ये सपना। लेकिन हाल ही में जब ये चमकते गोले देखे तो फिर उम्मीद जागी। मैरी कमरे में आती है। वो, आ गई, अच्छा हुआ, इधर बैठ। मैरी बिस्तर पर बैठती है। शियन उसे घूरता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैरी शर्मा जाती है। अचानक शियन फिर चमकने लगता है। वो, इस जादुई एनर्जी को दिखाने के लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं कर सकता, कोई और तरीका ढूंढना होगा। मैरी गुस्से से, तूने मुझे लैब राइट बना दिया सिर्फ जादू यूज करने के लिए? शियन घबरा कर, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, सच था। मैरी, ठीक है, इस बार माफ किया। और कुछ पता चला जादू के बारे में? शियन, बस इतना कि फीलिंग्स दिखानी पड़ती हैं, लेकिन और इमोशंस ट्राई कर सकता हूँ, खुशी, डर वगैरह। वो फिर चमकता है। हो गया, दूसरा तरीका मिल गया। मैरी, तूने जानबूझकर किया ना? शियन खुद से सोचता है, भले ही सिर्फ लाइट निकल रही हो, अभी तक कोई फायदा नहीं, लेकिन जादू के वजूद की तस्दीक हो गई। 1 महीना बीत जाता है। शियन अपने कमरे में। पिछली बार चमकने के बाद से 1 महीना हो गया। इस दौरान बहुत कुछ सीखा। चमकने के लिए खास इमोशनल स्टेट चाहिए, लेकिन उन इमोशंस को लंबे वक्त तक होल्ड करना बहुत मुश्किल है। साथ ही एक दिन में चमकने की भी लिमिट है। पूरी मैजिकल एनर्जी खत्म होने पर अगले दिन और मजबूत होकर लौटती है। और जो लोग गोले नहीं देख सकते वो जादू नहीं कर सकते, सिर्फ गोले देखने वाले ही कर पाते हैं। वो घबरा कर, लेकिन मैं मैजिकल गोले क्यों नहीं बना पा रहा? क्या मेरी एनर्जी अभी बहुत कम है? मछली से भी कम? कुछ गड़बड़ है। मुझे अपनी मैक्सिमम ग्लो एनर्जी बढ़ानी है। लग रहा है डेड एंड पर आ गया हूँ, लेकिन नहीं, इतना दूर आकर अब हार नहीं मानूंगा। मछलियां चमकती हैं और गोले छोड़ती हैं, शायद मैं भी। वो जादू ट्राई करता है, शरीर चमकता है। अब इस एनर्जी को हाथ में शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता। इमोशंस पर फोकस और एनर्जी ट्रांसफर साथ साथ बहुत मुश्किल है। उल्टा ट्राई करता हूँ। वो फिर ट्राई करता है और इस बार हाथ से तेज रोशनी निकलती है। खुश होकर वो दीवार पर मारता है, लेकिन बहुत दर्द होता है। ये तो बस तेज रोशनी है। मैंने सोचा था कुछ तोड़ फोड़ वाला जादू होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहला कदम तो हो गया। मैंने स्ट्रॉन्ग लाइट प्रोड्यूस कर ली।
कुछ दिन बाद शियन, मैरी और रोज पापा के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग करते हैं। शियन, मैं छोड़ दूंगा, मुझे किसी को मारना पसंद नहीं। पापा, ऐसा नहीं होता बेटा, सिर्फ इंसान नहीं, मॉन्स्टर भी हैं। गांव से बाहर निकलते ही हर जगह मॉन्स्टर मिलेंगे। रोज, मैंने खुद को बचाने के लिए सीखना शुरू किया। कुछ देर बाद शियन थक कर गिर पड़ता है। पापा, इतना फिटनेस से दूर नहीं सोचा था तुझे। रोज को, तेरा कॉम्बैट सेंस बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छी फाइटर बनेगी। फिर मैरी की बारी। वो अटैक करती है, लेकिन पापा झटके से बचते हैं और स्टाफ से मारकर आसानी से जीत जाते हैं। नाराज मत होना, अच्छी थी लेकिन मूवमेंट्स थोड़े स्लो हैं। मेहनत करती रहे, कुछ सालों में बहुत अच्छी हो जाएगी। मैरी खुश हो जाती है। फिर शियन अपने कमरे में जादू प्रैक्टिस करता है, लेकिन मुश्किल हो रही है। अब रुकता हूँ, जादू की रिसर्च फिर से पढ़ता हूँ। तभी पापा आते हैं। हम पास के शहर जा रहे हैं कुछ सामान लेने, तू आएगा? शियन खुश होकर, बिल्कुल आऊंगा। शहर पहुंचते हैं। बच्चे बहुत थक चुके हैं। पापा, हम सामान लेते हैं, तुम दूर मत जाना, खो जाओगे। शियन उदास, काश यहाँ जादू के बारे में कोई क्लू मिल जाता। सामान लेकर पापा कहते हैं, अब पहले ब्लैकस्मिथ के पास चलते हैं, फिर घर। ब्लैकस्मिथ से वो चीज मिल गई? वो, हाँ, आपकी बेटी के लिए तलवार। मैरी बोली, हाँ, अब तैयार है, मैं अभी लाती हूँ। तो मैरी हैरान हो जाती है। कारीगर तलवार देता है और कहता है, मैंने इसे हल्का बनाया है ताकि तुम्हें भारी न लगे। मैरी बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही वो लोग वहां से निपटते हैं, वे गाड़ी में बैठकर घर लौटने लगते हैं। मैरी शियन से कहती है, उम्मीद है तू नाराज नहीं है ना, क्योंकि पापा ने मुझे गिफ्ट दिया और तुझे नहीं। वो जवाब देता है, अरे चिंता मत कर, ये तेरा बर्थडे है, वैसे भी मुझे तेरी जैसी तलवार चाहिए ही नहीं। अचानक शियन की नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ती है। वो अपने पिता से कहता है, देखो ना वो दुकान। पिता बोलते हैं, वो जगह खतरनाक है, अभी तुझे इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं। शियन माफी मांगता है, सॉरी, बस यूं ही उत्सुकता हुई। और मन ही मन सोचता है, मैंने पढ़ा था, उस दुकान का नाम है फेयरी सेलर। अगले दिन बारिश में जंगल में एक आदमी चल रहा होता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, जल्दी गांव पहुंचना होगा वरना लकड़ी भीग जाएगी। अचानक उसे पास में कुछ हरकत महसूस होती है। कोई तेजी से दौड़ता हुआ उसके सामने आता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वो पूछता है, तुम ठीक हो? वो आदमी हांफते हुए कहता है, मॉन्स्टर्स ने सबको मार डाला, गर्ल्स आ गए थे। दूसरी तरफ शियन और मैरी जादू की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैरी समय गिन रही है। शियन 10 पूरा सेकंड तक जादू चला पाता है। मैरी ताली बजाती है, वाह, नया रिकॉर्ड बना दिया तूने। वो कहता है, ये सब तेरी मदद से हुआ दीदी। मैरी बोलती है, फिर भी तू खुश नहीं लग रहा। शियन जवाब देता है, नहीं नहीं, बहुत खुश हूँ, पहले से ज्यादा देर तक जादू चला पा रहा हूँ। पर ये अभी भी बस रेडिएशन है, बस इतना ही, ये काफी नहीं। मैरी उसका हाथ पकड़ती है और प्यार से कहती है, मुझे तेरा जादू बहुत पसंद है शियन। अचानक नीचे से कोई आवाज आती है। दोनों नीचे दौड़ते हैं। पापा, क्या हो रहा है? पिता गंभीर स्वर में कहते हैं, गर्ल्स गांव में घुस आए हैं, ये खतरनाक मॉन्स्टर हैं, बहुत सावधानी से इनसे निपटना होगा। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम औरतों बच्चों को इकट्ठा करके यहाँ छिपा दो, मैं बाकी मर्दों के साथ इन मॉन्स्टर्स से लड़ने जा रहा हूँ। मैरी शियन का हाथ मजबूती से पकड़ती है, टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरी रक्षा करने के लिए। पर शियन उसके चेहरे पर डर की लकीरें देख लेता है। पिता के जाने से पहले शियन उन्हें रोकता है, अभी बात करने का टाइम नहीं है, बस 2 मिनट पापा। क्या ये मॉन्स्टर इतने समझदार हैं और शारीरिक ताकत इतनी है कि घर के बाहर से दूसरे माले तक पहुंच सकें? पिता कहते हैं, नहीं, ये बेवकूफ हैं, चढ़ भी नहीं सकते। शियन बोलता है, तो फिर हम सब दूसरे माले पर छिप जाएं, कोई मॉन्स्टर ऊपर नहीं आ पाएगा और दरवाजों पर फर्नीचर लगाकर ब्लॉक कर देंगे। फिर सारे गांव वाले शियन के घर के एक कमरे में छिप जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर चुपके से घर में घुस आता है, खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। सब डर से चीखने लगते हैं। मैरी डरते हुए कहती है, क्या वो यहाँ तक पहुंच जाएगा? शियन फुसफुसाता है, चुप, एकदम चुप रहो, आवाज मत करो वरना सुन लेगा। मॉन्स्टर दूसरे माले पर चढ़ता है, उन्हें ढूंढता हुआ। सब डर के मारे सांस रोक लेते हैं। मॉन्स्टर उनके कमरे से गुजर जाता है। सब राहत की सांस लेते हैं। अचानक तेज बिजली कड़कती है। रोज और उसकी माँ डर से चीख पड़ती हैं। मॉन्स्टर आवाज सुनकर मुड़ता है, कमरे का दरवाजा पूरी ताकत से तोड़कर अंदर घुस आता है। शियन की माँ बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ती हैं। प्लीज, बच्चों को मत मारो। वो संतुलन खोकर गिर पड़ती हैं। मॉन्स्टर उनकी तरफ देखकर हंसता है। शियन मन में सोचता है, अजीब है, ये मॉन्स्टर समझ रहा है कि वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैरी तलवार निकालती है, अब मैं तुझे मार डालूंगी। शियन चिल्लाता है, पीछे हट, जल्दी। मैरी कहती है, नहीं, मैंने वादा किया था, मैं तुझे बचाऊंगी। पर मॉन्स्टर एक झटके में तलवार छीन लेता है और फेंक देता है। मैरी सदमे में जमीन पर गिर जाती है।
मॉन्स्टर फिर से उस पर वार करने वाला होता है। तभी माँ बीच में आ जाती हैं और वार खुद झेल लेती हैं। गहरी चोट लगती है। शियन मन में चीखता है, अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो माँ और दीदी मर जाएंगी। वो तेजी से मॉन्स्टर पर झपटता है, उसकी बांह पकड़ता है, सारी जादुई ताकत इकट्ठी करता है और भयंकर गर्मी पैदा कर देता है। मॉन्स्टर दर्द से चीखता है, उसे फेंक देता है। शियन फिर झपटता है, मॉन्स्टर के सिर पर हाथ रखता है और जला जला कर मार डालता है। वो अपने हाथ को देखता है, अविश्वास में, मैंने सच में मार डाला इसे? पर सब उससे डर गए हैं। रोज दौड़कर उसका हाथ पकड़ती है। हम जिंदा हैं तेरी वजह से। शियन मुस्कुराता है और घायल माँ के पास जाता है। मैरी अपनी माँ की चोट देखकर घबरा जाती है, पैनिक में है। शियन और रोज उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। रोज कहती है, मैं मैरी को संभालती हूँ, तू माँ को देख। शियन माँ को छूता है। टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत खून बह गया है, ब्लीडिंग रोकनी होगी, लेकिन जमीन पर नहीं कर सकता, पहले बेड पर ले चलते हैं। गांव की औरतें सदमे में खड़ी हैं। शियन कहता है, किसी को मेडिसिन आती है? सब कहती हैं, नहीं। वो मन में सोचता है, हाँ छोटा गांव है, कैसे आएगी? पिछली जिंदगी में टीवी पर देखा था, स्टिच करके ब्लीडिंग रोकते हैं। वो पूछता है, किसी को सिलाई आती है? एक औरत कहती है, हाँ लेकिन क्या करना है? शियन कहता है, जल्दी, माँ के बेडरूम में सिलाई का सामान है, मजबूत शराब और साफ कपड़ा भी चाहिए, टाइम कम है। सामान लाते ही शियन माँ के कपड़े का टुकड़ा काटता है। जख्म जितना गहरा लग रहा था उतना नहीं है। फिर उस औरत से कहता है, स्टिच कर दो। वो हैरान, क्या, क्यों? शियन सोचता है, इस जमाने में स्टिचिंग आम नहीं है क्या? फिर बोलता है, जख्म ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, सिलकर बंद करना होगा। वो डरते हुए कहती है, तो मैं और चोट नहीं दे सकती। शियन गिड़गिड़ाता है, प्लीज बस मेरी बात मान लो। वो मैरी का डरा हुआ चेहरा देखकर हिम्मत करती है और स्टिचिंग शुरू करती है। काम खत्म होने पर शियन कहता है, थैंक यू। वो बोलती है, बस अब ठीक हो जाएंगी ना? शियन कहता है, कुछ देर निगरानी रखनी होगी, पर हाँ ठीक हो जाएंगी। मैरी रोते हुए शियन से लिपट जाती है। तभी पापा घर लौटते हैं। पता चलता है कि उन्होंने जंगल में 2 मॉन्स्टर मारे, पर और के निशान देखकर जल्दी गांव लौट आए। अगले दिन डॉक्टर शियन की माँ की जांच करता है और उन्हें बताता है कि घाव गहरा था, लेकिन सौभाग्य से हड्डियों या अंगों तक नहीं पहुंचा। उसे बस बिस्तर पर थोड़ा आराम चाहिए और वह ठीक हो जाएगी। तो शियन की माँ उसे धन्यवाद देती है और डॉक्टर के जाने के बाद मैरी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है, मुझे माफ कर दो, कल जो कुछ भी हुआ वह मेरी वजह से था। तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़ती है और उसे बताती है, यह तुम्हारी गलती नहीं है मैरी, तुम बहादुर थीं और तुमने हमारी रक्षा करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। तो मैरी अपने आंसू पोंछती है। उसके बाद पिता मैरी की उपस्थिति में शियन से मिलते हैं और उसे बताते हैं, गांव वालों ने मुझे बताया कि क्या हुआ और तुमने अपनी माँ पर जो इलाज किया उसके बारे में भी। तुमने ये सब कैसे किया और तुम्हें यह मेडिकल नॉलेज कहाँ से मिली? तो शियन खुद से कहता है, क्योंकि मैं एक जापानीज आदमी हूँ और अपने पिछले जीवन में 30 साल का था, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता। और अपने पिता से कहता है, मुझे भी वजह नहीं पता। तो उसके पिता जवाब देते हैं, तो मैं सवाल बदल देता हूँ, तुमने मॉन्स्टर को कैसे हराया? मैंने उस पर जलने के निशान देखे, वह मैजिक था, है ना? तो शियन हैरान हो जाता है और उनसे कहता है, आपको कैसे पता? तो वह जवाब देते हैं, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार एडल्ट्स जैसा है और क्योंकि तुमने मुझसे एक बार खाते समय कुछ अजीब बात की थी। तो शियन उन्हें बताता है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं आपको बताऊं? तो पिता जवाब देते हैं, मुझे अपने बच्चों पर विश्वास करना होगा। मैरी उत्सुकता से कहती है, वह मैजिक रिसर्च में मेहनत से काम कर रहा था। तो पिता गुस्सा हो जाते हैं और उसे बताते हैं, तुम एडल्ट की तरह व्यवहार करते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अजीब व्यवहार करोगे। लोगों के सामने इस मैजिक के बारे में बात मत करो, अगर किसी को पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो तो मुसीबतें हो सकती हैं। तो शियन जवाब देता है, आपका मतलब है कि जो कोई भी अलग है उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा? तो वह जवाब देते हैं, हाँ, इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं कर सकते। अपनी मैजिक की रिसर्च बंद कर दो शियन, क्योंकि यह एक खतरनाक शक्ति है। मैरी विरोध करती है और अपने पिता से कहती है, लेकिन शियन ने इस रिसर्च तक पहुंचने में लंबा समय लगाया। मेरी माँ और मैं अभी भी शियन की वजह से जीवित हैं। आप ये भी नहीं जानते कि यह खतरनाक है या नहीं। तो वह जवाब देते हैं, तब तक यह जानना बहुत देर हो चुकी होगी। एक शक्ति जो मॉन्स्टर्स को मार सकती है, यह कैसे खतरनाक नहीं हो सकती? शियन उन्हें बताता है, मैं अपनी रिसर्च जारी रखूंगा। मैं समझता हूं कि आप मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपनी रिसर्च बंद कर दूं तो मैं दुखी हो जाऊंगा। यह सिर्फ आपके लिए एक खतरनाक शक्ति है, लेकिन मेरे लिए यह मेरे सपनों की शक्ति है। तो पिता उसे बताते हैं, तुम अभी भी छोटे हो और तुम इस दुनिया के बारे में अपने छोटे दिमाग से सोचते हो, लेकिन यह सोच तब बदल जाएगी जब तुम बड़े हो जाओगे। तो शियन जवाब देता है, यह कभी नहीं बदलेगा
और अगर मेरा अस्तित्व सभी पर बोझ बन जाता है तो आप मुझे डिसोन कर सकते हैं। तो पिता उसे बताते हैं, तुम इस हद तक अपनी रिसर्च जारी रखना चाहते हो, तुम्हें उपहास का सामना करना पड़ सकता है या कोई तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, क्या तुम इन सब के बावजूद जारी रखोगे? तो शियन जवाब देता है, हाँ मैं जारी रखूंगा। तो पिता कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उसे बताते हैं, तुम अपनी रिसर्च जारी रख सकते हो, लेकिन अब से तुम्हें मुझे हर चीज बतानी होगी जो तुम खोजते हो। अगर मामला खतरनाक है तो मैं तुम्हें रोक दूंगा और मैं इस मैजिक का इस्तेमाल करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। तो शियन खुशी से रोता है। उसके बाद वे घर के बगीचे में जाते हैं ताकि शियन मैजिक पर ट्रेन कर सके। तो पिता शियन के लिए कुछ लकड़ियां जलाते हैं और मैरी उनसे पूछती है कि तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? तो वह जवाब देता है, मैं मैजिक की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ करने की कोशिश करना चाहता था। और वह अपना मैजिक इस्तेमाल करना शुरू करता है और अपना हाथ आग पर रखता है और अचानक आग चमकने लगती है और शियन का हाथ जलने लगता है। तो पिता पानी की बाल्टी पकड़ते हैं और उस पर फेंक देते हैं। तो मैरी भ्रम में उससे पूछती है, जब तुमने ऐसा किया तो तुम क्या सोच रहे थे? तो वह जवाब देता है, मैंने इस कार्रवाई की बदौलत कुछ नया सीखा। मैं जानना चाहता था कि क्या होगा अगर कोई जिसके पास मैजिक है वह गर्मी जैसी प्राकृतिक ऊर्जा के उच्च स्तर के साथ बातचीत करता है। और नतीजा वैसा ही है जैसा तुमने देखा, आग चमकने लगी और वह नीली भी हो गई। पिता कहते हैं, मैं मैजिकल एनर्जी नहीं देख सकता, लेकिन मैंने जो देखा उसके बाद मुझे तुम पर विश्वास करना होगा। तुम सच में सच बोल रहे थे। तो शियन खुद को मैजिक इस्तेमाल करते हुए इमेजिन करता है। तो पिता पूछते हैं कि शियन का चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? तो मैरी जवाब देती है कि जब भी वह मैजिक में कुछ नया खोजता है तो वह ऐसा ही दिखता है। उसकी चिंता मत करो। अगले दिन शियन फिर से मैजिक ट्रेन करने की तैयारी करता है और अपने पिता से कहता है कि मैं अब तैयार हूँ। जैसे ही मेरा हाथ जलने लगे जल्दी से मुझ पर पानी फेंक दो। और वह मैजिक यूज करता है और अपना हाथ आग में रखता है और यह जल्दी से जलने लगता है। तो पिता उस पर पानी फेंकते हैं। तो शियन कहता है, तापमान या लौ के रंग में कोई बदलाव नहीं है, हमें आग को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। तो पिता इसे बढ़ाने जाते हैं। तो शियन फिर से अपना हाथ आग में रखने की कोशिश करता है, लेकिन यह बिना किसी नए बदलाव के जलने लगता है। तो शियन कहता है, मैं मैजिकल एनर्जी को थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा। और वह तब तक कोशिश करता रहता है जब तक वह थक नहीं जाता। पिता उसे बताते हैं, थोड़ा आराम करो और फिर हम फिर से जारी रखेंगे। तो शियन कुछ आराम करने जाता है और अचानक रोज प्रवेश करती है और उसे बताती है कि तुम पूरी तरह से भीगे हुए लग रहे हो। क्या यह मैजिक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से है? और वह हैरान हो जाती है जब वह लकड़ियां देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम आग के साथ मैजिकल एनर्जी यूज करने की कोशिश कर रहे थे? तो वह जवाब देता है, हाँ मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा जब डैड आएंगे, क्योंकि वह पसंद नहीं करते कि मैं मैजिक यूज करूं जब वह आसपास न हो, ताकि अगर कुछ खतरनाक हो जाए तो वह मुझे जल्दी से बचा सकें। रोज हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि तुमने अपने पिता से मैजिक के बारे में बात की। तो वह जवाब देता है, हाँ उन्होंने मेरी मदद भी करनी शुरू कर दी है, वह मुझसे ज्यादा इसमें रुचि रखते हैं। उस दिन जब मॉन्स्टर ने हम पर अटैक किया था तो तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए धन्यवाद। तो वह उसे बताती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो वह जवाब देता है, मॉन्स्टर को मारने के बाद तुमने मेरी तारीफ की और उससे मुझे बहुत खुशी मिली। तो वह जवाब देती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ही तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि तुमने हमें बचाया। और वैसे मैरी कहाँ है? वह हमेशा तुम्हारे बगल में होती है। तो वे दूसरी तरफ देखते हैं और मैरी को बहुत मेहनत से कॉम्बैट में ट्रेनिंग करते हुए पाते हैं। तो रोज उसे बताती है कि वह शायद 2 दिन पहले जो हुआ उसकी वजह से ट्रेनिंग कर रही है। तो वह जवाब देता है, शायद, लेकिन मुझे लगता है कि वह ठीक हो जाएगी। तो रोज जवाब देती है, तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, जैसे वह तुम्हारे साथ करती है वह भी यही चाहती है। उसके बाद शियन अपने पिता, मैरी और रोज के साथ मेज पर बैठता है और उन्हें बताता है, मैंने खोजा कि जितनी ज्यादा मैं मैजिकल एनर्जी बढ़ाता हूँ उतनी ही ज्यादा लॉ मेरे हाथ से चिपकी रहती है। मैंने गर्मी पैदा करने वाले कई सोर्सेज भी टेस्ट किए प्रभाव देखने के लिए, और मैंने आग जैसा ही नतीजा पाया। तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक गर्मी ज्यादा है यह मैजिकल फ्लेम को बढ़ाती है। लगता है मैजिकल एनर्जी एक ज्वलनशील पदार्थ के समान है, लेकिन अभी के लिए यह सिर्फ सामान्य ऊर्जा है जिसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। उसके पिता उसे बताते हैं, हमारे लिए आग को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो शियन जवाब देता है, अगर मैं उन चमकती ऑर्ब्स को जो मछलियां पैदा करती हैं अपने हाथ से दूर रख सकूं तो मैं उन्हें कंट्रोल कर पाऊंगा। तो मैरी उसे बताती है, मैं यह कर सकती हूँ, और वह मैजिक यूज करती है और चमकती ऑर्ब्स को हवा में छोड़ देती है। तो शियन बहुत हैरान हो जाता है और मैरी उसे बताती है, मैंने तुमसे तरीका सुना और इसे आजमाया और मैं इसे यूज कर पाई। रोज भी यह सामान्य रूप से कर सकती है। तो रोज जवाब देती है, हाँ ऐसे, और वह इसे आसानी से यूज करती है और शियन को बताती है, मुझे लगा कि तुम इसे सामान्य रूप से कर सकते हो।
इसलिए मैंने तुम्हारे सामने इसका उल्लेख नहीं किया। तो शियन ऑब्स को हवा में छोड़ने की कोशिश करता है और उनसे पूछता है, मुझे अब क्या करना चाहिए? तो मैरी उसे बताती है, इसे अपने हाथ पर अच्छी तरह स्टेबलाइज करने की कोशिश करो। और वास्तव में शियन इसे करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वे घर के बगीचे में बाहर जाते हैं ताकि शियन ट्रेन कर सके, और वह अपने हाथ में एक मैनुअल इग्निशन टूल पकड़ता है और इग्निशन टूल की चिंगारी के साथ मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। और अचानक एक विशाल फायरबॉल निकलती है और हवा में फट जाती है। तो वे सभी सदमे में आ जाते हैं। ऐसे जादू का इस्तेमाल करते देख बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और शियन खुद से कहता है, मैंने इसे ऐसे इस्तेमाल कर लिया। वो जादू जो मैं 30 साल से सपने में देखता था, आज आखिरकार इस्तेमाल कर पाया। थोड़ी देर बाद शियन बहुत थकान महसूस करते हुए चल रहा होता है ट्रेनिंग की वजह से, और खुद से बड़बड़ाता है। फायरबॉल इस्तेमाल करने के लिए मैजिकल एनर्जी पर फोकस करना पड़ता है, लेकिन ये एनर्जी यूज करने के साथ कम होती जाती है। अगली बार बेहतर प्लान करना होगा। और अचानक उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाता है कि वो क्या कर रही है और पाता है कि वो अपने पिता के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रही है। लेकिन मैरी बहुत थक चुकी है और चोटिल भी ट्रेनिंग की वजह से। तो उसके पिता कहते हैं कि आज के लिए बस काफी है, अब आराम कर। लेकिन मैरी मना कर देती है और कहती है, तुमने खुद कहा था जितना ज्यादा ट्रेनिंग करोगी उतनी ज्यादा ताकतवर बनोगी। तो वो जवाब देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग की भी एक लिमिट होती है और तुम वो लिमिट पार कर चुकी हो। शियन बातचीत में शामिल होता है और कहता है, पापा सही कह रहे हैं, अब रुक जा। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती और वैसे ही ट्रेनिंग जारी रखती है। शियन उसे पुकारता है। मैरी गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उन्हें छोड़कर चली जाती है। पिता शियन से कहते हैं, चिंता मत कर उसकी, वो बस उस दिन से टेंशन में है जब वो मॉन्स्टर ने तुम पर अटैक किया था। उसके बाद शियन अपने पिता के साथ बैठकर अपनी अगली रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और पूछता है, यहाँ ऐसा कुछ है जो बिजली पैदा करता हो? पिता हैरान होकर कहते हैं, बिजली क्या होती है? शियन बताता है, वो चीज जो बिजली की तरह होती है, बिजली गिरने जैसी। मैं जानना चाहता था कि क्या कोई जानवर या पौधा ऐसी बिजली पैदा करता है? वो कहते हैं, नहीं, लेकिन सुना है कि ब्लैकस्मिथ ग्रास ने कहीं बिजली देखी थी, लेकिन वो इतनी तेज नहीं थी। चल आज शहर चलते हैं। मैरी कहती है, तुम जाओ, मैं इस बार फ्री नहीं हूँ साथ आने के लिए। और वो शियन को पकड़कर दरवाजे तक ले जाती है। दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने हाथ पर लगी पट्टी को देखती है और बहुत उदास हो जाती है। दूसरी तरफ शियन और उसके पिता ब्लैकस्मिथ ग्रास के पास जाते हैं। वो कहता है, हाँ, तुम शायद लाइटनिंग मेटल की बात कर रहे हो। पिता उससे उस मेटल बेचने वाली जगह के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसे ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं, काफी खतरनाक है, इसलिए व्यापारी इसे वहीं छोड़ देते हैं। शियन उससे रबर ट्री के बारे में पूछता है। वो कहता है, ऐसा कोई पेड़ कभी सुना ही नहीं। शियन खुद से सोचता है कि अभी तक रबर की खोज ही नहीं हुई है, तो मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और वो है कांच। वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास वॉल्केनिक ग्लास है? ये एक तरह का मिनरल है, पारदर्शी होता है और क्रिस्टल जैसा दिखता है। वो कहता है, हाँ, इसे पेपर क्रिस्टल कहते हैं। ट्रेड डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा। पिता कहते हैं, चलो ले आते हैं। शियन हैरान होकर कहता है, सच में मेरे लिए खरीदोगे? वो कहते हैं, हाँ, क्या तुझे जरूरत नहीं? शियन कहता है तो सही, लेकिन महंगा है। वो कहते हैं, कीमत की चिंता मत कर, वैसे भी तू मुझसे कभी कुछ मांगता ही नहीं। शियन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो घर लौटते हैं और उनके पास लाइटनिंग मेटल होता है जो ब्लैकस्मिथ ग्रास लाया था। शियन घर के गार्डन में खड़ा होकर उस पर मैजिकल एनर्जी ट्राई करता है। उसकी माँ खुशी खुशी कहती है, आखिरकार आज मेरे बेटे के मैजिक एक्सपेरिमेंट देख पाऊंगी। शियन मेटल पर अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू करता है और अचानक बहुत बड़ा स्पार्क निकलता है। उसके पिता कहते हैं, नाकामी से उदास मत होना, पहले भी कई बार फेल हुआ था, तब जाकर फायर मैजिक यूज कर पाया। लेकिन अचानक शियन हंस पड़ता है और कहता है, मैंने एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल कर ली। पिता और माँ दोनों हैरान। शियन खुद से कहता है, मैंने इस जादू की नई प्रॉपर्टीज ढूंढ ली, सिर्फ इग्निशन ही नहीं। जब इसे मेटल के पास लाया तो बहुत बड़ा स्पार्क हुआ, मतलब जादू उस चीज की नकल करता है जिसे छूता है। इस तरह मैं वो सारे जादू यूज कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। उसके बाद शियन अपने कमरे में बैठकर सोचता है, इसे कैसे इलेक्ट्रिक करंट में बदलूं और हाथ से इलेक्ट्रिक शॉक की तरह छोड़ूं। मैं जादू को और आजाद इस्तेमाल करना चाहता हूँ। समझ गया, अब इसे गोलाकार रखने की जरूरत नहीं। और वो अपनी मैजिक का शेप बदलने की कोशिश करता है और सच में वो उसे अलग अलग फॉर्म में बदल पाता है और कहता है, मैं फिश मैजिक की कॉपी करने में लगा था, लेकिन मुझे और फ्लेक्सिबल होना चाहिए और नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। वो मैरी के कमरे में जाता है ये खोज बताने, लेकिन वो वहां नहीं मिलती। बिस्तर पर उसकी पट्टियां पड़ी दिखती हैं। वो बाहर निकलकर उसे ढूंढता है, हर जगह पुकारता है और झील के पास उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग करते पाता है। मैरी पूछती है,
तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कहता है, तू हमेशा मुझे जादू यूज करने पर हौसला देती थी, लेकिन मैंने तुझे कभी ध्यान नहीं दिया। वो कहती है, मैंने खुद से पूछा कि तू मेरी मदद क्यों नहीं करता। मैं बस जलन महसूस कर रही थी। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। इसलिए मैं हमेशा तुझे हौसला देती थी और कॉम्बैट ट्रेनिंग में भी जान लगा दी तुझे बचाने के लिए। लेकिन जिस दिन मॉन्स्टर ने अटैक किया, मैं कुछ कर नहीं पाई। बहुत डर गई थी और अगर तूने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर जाती। खुद से बहुत गुस्सा था कि कुछ कर नहीं पाई। मुझे तुझे प्रोटेक्ट करना था, तुझे नहीं करना था, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। शियन पूछता है, तो अब तू मुझसे नफरत करती है? वो कहती है, बिल्कुल नहीं, तू मेरा छोटा भाई है। मैं तुझे हमेशा बहुत प्यार करूंगी, बस खुद को माफ नहीं कर पा रही। और अब तक तेरी ताकत से जलन होती है क्योंकि मैं तेरे सामने कमजोर हूँ। मैरी जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, इसीलिए मैं और ताकतवर बनने की कोशिश कर रही थी। जब बन जाऊंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आएगा और मैं अब से ज्यादा बहादुर बन जाऊंगी। शेन उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है, मुझे इन फीलिंग्स का अंदाजा ही नहीं था। मैं तेरे साथ हर वक्त नहीं था। सॉरी मैरी। अगले दिन शियन घर के गार्डन में एक्सपेरिमेंट करने खड़ा होता है और मैजिक यूज करके मैजिक स्फीयर को बहुत बड़ा कर देता है। लेकिन पता चलता है कि इससे मैजिक पतला हो जाता है और एनर्जी फायर मैजिक एक्टिवेट करने के लिए काफी नहीं रहती। वो साइज कम करके इग्निशन टूल यूज करता है और सच में फायर मैजिक यूज कर पाता है। खुद से कहता है, एनर्जी को कंडेंस करने से फ्लेम में नोटिसेबल बढ़ोतरी हुई। वो लाइटनिंग मेटल पर और एक्सपेरिमेंट करता है। छोटी एनर्जी यूज करता है तो हल्का स्पार्क निकलता है। ज्यादा एनर्जी यूज करता है तो अचानक स्पार्क्स इतने फैल जाते हैं कि शियन जमीन पर गिर पड़ता है। मैरी और रोज उसके पास भागती हैं। वो कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। रोज पूछती है, बिजली वापस तुझ पर ही क्यों आई? क्या आगे नहीं जानी चाहिए थी? वो कहता है, हाँ वैसा ही होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। अजीब है कि लाइटनिंग मैजिकल एनर्जी के सोर्स की तरफ खींचती है। और खुद से सोचता है, लगता है मैं कुछ नया डिस्कवर करने के बहुत करीब हूँ, लेकिन अभी पहुंच नहीं पाया। शायद इस जादू की कोई लिमिट ही नहीं। और अचानक उसके पिता और ब्लैकस्मिथ ग्रास आ जाते हैं। वो घर में आकर बात करते हैं। पिता कहते हैं कि ग्रास ने तेरे प्लान का इस्तेमाल करके खुद के लिए लाइटनिंग मेटल ट्रांसपोर्ट करवाया और उसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलना चाहता था। ग्रास कहता है, मैंने बिना परमिशन के तेरे आइडिया से बड़ी दौलत कमाने की सोची, माफ कर दो। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। ग्रास हैरान होकर कहता है, लेकिन मैंने तो तेरे आइडिया को चुराकर अपना फायदा उठाया। पिता कहते हैं, असली प्रॉब्लम वो नहीं है। ग्रास उन्हें अपने वेयर हाउस ले जाता है जो लाइटनिंग मेटल से भरा पड़ा है। कहता है, ये मेटल लाइटिंग के लिए सूटेबल नहीं क्योंकि थोड़ा खतरनाक है। लोग सिर्फ नयापन होने की वजह से खरीद रहे थे, लेकिन थोड़े दिनों में लोग इसे वापस लौटाने लगे और पैसे वापस मांगने लगे क्योंकि ये बहुत चटक चटक आवाज करता था। मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से इसे बेचने का कोई तरीका चाहिए क्योंकि 3 दिन में वेयर हाउस का किराया नहीं दे पाऊंगा। तुम जरूर कुछ कर सकते हो ना? शियन कहता है, कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे पास अभी कोई प्लान नहीं। मुझ पर भरोसा मत करना। वैसे ये मेटल्स इतनी दूर दूर क्यों रखे हैं? ग्रास 2 मेटल्स को पास लाता है। अचानक बहुत तेज अट्रैक्शन होता है, तेज रोशनी और बिजली निकलती है। वो कहता है, अगर पास लाता हूं तो ऐसा हो जाता है। सब दंग रह जाते हैं। उसके बाद ग्रास मेल्टेड लाइटनिंग मेटल दिखाता है जो अब शांत है, कोई बिजली नहीं पैदा करता। शियन पूछता है, क्या ये दूसरे जैसे मेटल को छूने पर भी लाइट करता है? वो कहता है, खुद ट्राई कर ले। ग्रास दूसरा मेल्टेड पीस देता है। शियन उसे पकड़ता है, पास लाता है तो कोई रिएक्शन नहीं। शियन पूछता है, मेल्टिंग के किस स्टेज पर लाइटनिंग रुक जाती है? वो कहता है, सटन तोड़ने पर पैदा होती थी, लेकिन गर्म करने पर लगभग रुक गई और मेल्ट करने पर पूरी तरह बंद। शियन फर्नेस के पास जाता है और अपना जादू यूज करके फायर प्रोड्यूस करता है। ग्रास दंग रह जाता है और कहता है, ये क्या कर दिया तूने? शियन कहता है, ये मैजिक है। ग्रास पूछता है, अगर अपनी फायर से मेल्ट करेगा तो रिजल्ट अलग होगा? शियन कहता है, ईमानदारी से कहूं तो नहीं पता, मैं अभी मैजिक की रिसर्च के बीच में हूँ। वो कहता है, नॉर्मली मेल्टिंग में 1 घंटा लगेगा, घूम आओ और वापस आ जाना। शियन मना करता है, नहीं, मैं खुद देखना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट। ग्रास मेटल्स मेल्ट करके लाता है और पास लाता है तो अचानक बहुत तेज इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स निकलते हैं। शियन बहुत खुश हो जाता है और सब उसकी तारीफ में ताली बजाते हैं। शियन कहता है, हम इस मेटल से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और लोगों को बेच सकते हैं। उसी पल से इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से शुरू हो जाती है। ब्लैकस्मिथ ग्रास 3 दिन बिना आराम के काम करता है। आखिरकार वो लाइटनिंग लैंप बनाते हैं जो नॉर्मल लैंप से बेहतर है और कभी खत्म नहीं होता। साथ ही एक और प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइटर, जो लकड़ी को नॉर्मल से तेज जलाता है। ग्रास शियन को शुक्रिया कहता है। माँ कहती है, क्या ख्याल है काम खत्म करके लंच करने घर चलें?
फैमिली घर लौटती है और ग्रास उन्हें अलविदा कहता है। मैरी पूछती है, तूने ये प्रोडक्ट्स कैसे बनाए? वो बताता है, मैं जो भी सोचता था उसे मैजिक से बनाने की कोशिश करता था और सच में कर पाया। साथ ही लोग इन प्रोडक्ट्स से बहुत खुश हुए और सारा स्टॉक बहुत जल्दी बिक गया। घर लौटकर वो गार्डन में जाता है, एक मोमबत्ती लेकर रोज और मैरी को साथ बुलाता है। वो पूछते हैं, आज क्या ट्राई करेगा? वो कहता है, ये मोमबत्ती ऑक्सीजन की वजह से जलती रहती है, लेकिन अगर मैं इस कप को इसके ऊपर रख दूं तो बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। रोज कहती है, ये तो नॉर्मल लैंप बुझाने का ही तरीका है। वो कहता है, बिल्कुल, लेकिन मैं यही एक्सपेरिमेंट अपनी फायर मैजिक से करूंगा और ऑक्सीजन अलग करूंगा। मैरी कहती है, मुझे लगता है नहीं बुझेगी। रोज कहती है, नहीं, मुझे लगता है बुझ जाएगी। शियन ट्राई करता है, मैजिक से मोमबत्ती जलाता है और ऑक्सीजन अलग करता है। कप हटाने पर मोमबत्ती नहीं बुझती, जलती रहती है। मैरी खुश हो जाती है कि वो रोज को हरा दिया। शियन खुद से सोचता है, साफ है कि मैजिक को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, मतलब मैजिकल एनर्जी बाहर के फैक्टर्स से प्रभावित नहीं होती। अब पता चल गया कि फायर मैजिक नॉर्मल फायर से अलग है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। वो खड़ा होता है, फायर मैजिक को स्फीयर में रिलीज करता है और मैरी से कहता है, मैजिकल एनर्जी फेंक। अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है और सब जमीन पर गिर जाते हैं। शियन फटाफट मैरी को चेक करता है। रोज पूछती है, क्या तुझे पता था ऐसा होगा? वो कहता है, नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, सोचा था सिर्फ फायरबॉल बड़ा हो जाएगा। शियन के दिमाग में आइडिया आता है। वो लाइटनिंग मेटल के पास जाता है और कहता है, ये मैजिकल एनर्जी नहीं है। रोज और मैरी हैरान। वो कहता है, ये बस हवा और मैजिक की रिएक्शन है। पहली बार मेटल पर ट्राई किया था तो हवा से बहुत रेसिस्टेंस लगा था, मतलब मैजिकल एनर्जी ईंधन का काम करती है जैसे हवा। सूरज ढलते वक्त शियन और एक्सपेरिमेंट करता है, ग्रास के लिए इंसुलेटिंग ग्लव्स पहनकर। ग्रास कहता है, ये मैंने तेरे लिए बनाए हैं, बिजली से बचाने वाले और हीट से हाई रेसिस्टेंट। शियन एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, लाइटनिंग और फायर के साथ मैजिकल एनर्जी यूज करता है। रिजल्ट में जबरदस्त धमाके होते हैं। शियन चिल्लाता है, मैं कामयाब हो गया, और खुशी से रोने लगता है। मैरी दौड़कर उसे गले लगा लेती है। अगले दिन शियन रोज और मैरी के साथ गार्डन में ट्रेनिंग करता है। खत्म होने पर वो दोनों को थैंक यू कहता है। मैरी कहती है, ये तो नॉर्मल है, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। शियन अतीत याद करता है और घर के अंदर चलते हुए अचानक पिता की आवाज सुनता है कि हमने शियन को गोद लिया था। वो प्रेजेंट में वापस आता है और खुद से कहता है, मेरी बहन और मैं खून से रिश्तेदार नहीं हैं। उसके बाद वो लोग झील पर जाते हैं ताकि शियन वाटर मैजिक ट्राई कर सके। वो ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता। वो पूछते हैं, तू कर क्या रहा है? वो बताता है, पिछले एक्सपेरिमेंट में पता चला कि मैजिकल एनर्जी को आसमान में रिलीज करने पर वो हवा जैसी प्रॉपर्टीज ले लेती है। तो अगर पानी में यूज करूं तो क्या वो पानी जैसी प्रॉपर्टीज लेगी या नहीं? तरीका बदलना पड़ेगा। वो फिर ट्राई करता है और इस बार पानी ऊपर उठ जाता है। थोड़ी देर बाद शियन झील से बाहर आता है और खुद से कहता है, अच्छा हुआ वाटर मैजिक का पता चल गया। वो रोज और मैरी से कहता है, अब देखो क्या करता हूँ। हवा से पानी इकट्ठा करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। खुद से कहता है, शायद कम एनर्जी यूज की, ज्यादा एनर्जी से ट्राई करता हूँ। फिर ट्राई करता है और सच में हाथ में पानी की छोटी गेंद बन जाती है। मैरी हैरान होकर उसके पास जाती है, उसे कसकर पकड़ती है और पूछती है, ये वाटर स्फीयर कहाँ से लाया? शियन उन्हें बताता है कि कैसे कंट्रोल किया। मैरी और रोज भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती हैं और सच में वो दोनों वाटर मैजिक यूज कर लेती हैं। बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद तीनों ग्रास के साथ शहर की तरफ निकलते हैं, खास तौर पर मॉन्स्टर स्लेइंग गिल्ड में। ग्रास उन्हें बताता है, सबसे पहले गिल्ड मेंबर बनने के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन पक्का है ना तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो? मैरी जवाब देती है, अगर अब भी भाग गई तो कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। शियन ग्रास से कहता है, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, पापा को मत बताना। वे गिल्ड के रिसेप्शन एरिया में घुसते हैं। ग्रास खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कर्मचारी से कहता है, मैं एक प्लेन फाइटर हूँ, इन 3 बच्चों को रजिस्टर करवाना है। तभी अचानक उनके पीछे से पापा आ जाते हैं। वो कर्मचारी से कहते हैं, मैं डायमंड रैंक फाइटर हूँ और इनका सपोर्ट करूंगा। सब हैरान रह जाते हैं। जगह जगह से आवाजें आने लगती हैं, ये रैंक तो बहुत ऊंचा है, हमने कभी देखा ही नहीं। फिर चारों गिल्ड से बाहर निकलते हैं और पापा से माफी मांगते हैं क्योंकि बिना बताए गए थे। पापा कहते हैं, मुझे पता था तुम लोग यहाँ आओगे। सब चौंक जाते हैं। आपको कैसे पता? पापा बताते हैं, पिछले कुछ दिनों से मैरी का व्यवहार अजीब था, मैं समझ गया था कि कुछ प्लान कर रहे हो। इतना खतरनाक काम बिना मुझे बताए कैसे कर सकते हो? अगली बार ऐसा कुछ भी करो तो तुरंत मुझे बताना। हाई रैंक फाइटर साथ होगा तो तुम सुरक्षित रहोगे, मॉन्स्टर से भिड़ने जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगा। सबकी आंखें चमक उठती हैं। फिर वे उस जगह पहुंचते हैं जहां मॉन्स्टर होते हैं। पापा लड़ाई शुरू करते हैं।
मॉन्स्टर पूरी ताकत से उन पर झपटते हैं, लेकिन पापा बहुत सफाई से ब्लॉक करते हैं और सबको मार गिराते हैं। फिर कहते हैं, मैंने तो बस इनकी संख्या कम की है, ये फिर आएंगे, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये गॉब्लिन जितने मजबूत नहीं हैं, तुम्हारे पहले लड़ने के लिए बिल्कुल सही हैं। मैरी और रोज आगे रहोगी, शियन तुम पीछे। मॉन्स्टर झपटते हैं। शियन सबसे पहले हमला करता है, फायर मैजिक यूज करता है, मैजिकल एनर्जी से आग की ताकत बढ़ाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, बहुत सारे मॉन्स्टर उड़ जाते हैं। दूसरा मॉन्स्टर उस पर झपटता है। शियन कहता है, अभी मैजिक दोबारा नहीं यूज कर पाऊंगा। मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है, तभी आखिरी पल में मैरी पहुंचती है। तीनों मिलकर मॉन्स्टर पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद शियन अपनी बहन को धन्यवाद देता है। मैरी कहती है, धन्यवाद की क्या जरूरत, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुझे बचाना मेरा फर्ज है। अब मुझे खुद पर थोड़ा भरोसा आ रहा है। पापा उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं, अभी वक्त नहीं है, अगले स्टेज पर चलते हैं, जितना हो सके एक्सपीरियंस लेना है। सब हैरान। दूसरी लड़ाई के बाद तीनों थक कर चूर हो चुके होते हैं। पापा कहते हैं, मैं ग्रास के साथ लूट इकट्ठा करने जाता हूँ, तुम लोग आराम करो। तीनों पेड़ के नीचे बैठते हैं। शियन को एक बड़ा सा टेंट दिखता है, वो उन्हें लेकर वहां जाता है। मैरी कहती है, यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन शियन अंदर चला जाता है। अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही होती है। वो देखता है, एक पिंजरे में एक परी कैद है। मैरी पूछती है, ये मॉन्स्टर से अलग है ना? शियन हाथ बढ़ाता है, परी डरकर पीछे हट जाती है। तीनों मिलकर पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं। परी तेजी से बाहर उड़ती है। उसकी खूबसूरती देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। रात को घर लौटते हैं। माँ बच्चों की हालत देखकर हैरान, बच्चे घायल हैं। पापा माँ के सामने घबराए हुए हैं। माँ गुस्से में बच्चों से पूछती हैं, ये क्या हो गया? मैरी और शियन डर जाते हैं, फिर बैठकर सारी बात बताते हैं। माँ कहती हैं, मुझे शुरू से पता था ये मॉन्स्टर हंटिंग का प्लान है, तुम्हारे पापा ने मुझे सब बता दिया था। शियन पूछता है, तो फिर आपने उन्हें इतना डांटा क्यों? माँ कहती हैं, इसलिए कि ऐसे घायल होकर लौटना नॉर्मल नहीं है। तुम्हारे पापा ने मौका देखकर जितने हो सके मॉन्स्टर से लड़वाए। ये तुम्हारा पहला अनुभव होना था, लेकिन उन्होंने तुम्हें रिस्क पर डाल दिया, इसलिए गुस्सा आया। गलत मत समझना। जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जो चाहो करो। बस एक गुजारिश है, खुद का ख्याल रखना। दोनों माफी मांगते हैं। 2 साल बाद बैटलफील्ड पर शियन एक गॉब्लिन के सामने खड़ा है, वही जैसा घर पर आया था। वो स्टॉर्म मैजिक यूज करता है, मॉन्स्टर को तूफान में फंसाकर दूर फेंक देता है। बहुत आसानी से हरा देता है। मन ही मन कहता है, ये स्पेल मैंने हाल ही में बनाया है, लेकिन यूज करने में बहुत वक्त लगता है। वैसे इसका फंक्शन अटैक नहीं है। मैरी बुलाती है, शियन रोज के साथ आती है। पूछती है, सारे मॉन्स्टर खत्म दिए? वो कहता है, हाँ। मन में सोचता है, हमने कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू किए 2 साल हो गए। मैरी खुश होकर कहती है, तूने 20 गॉब्लिन अकेले खत्म कर दिए। फिर शहर के मार्केट जाते हैं। शियन सोचता है, पिछले 2 सालों में मैं बस देखकर लोगों की मैजिकल एनर्जी लेवल समझने लगा हूँ। सबसे ज्यादा एनर्जी रोज और मैरी में है। मार्केट में बहुत सारे फाइटर गिल्ड ज्वाइन कर रहे हैं। मैरी हैरान। रोज कहती है, सुना है गॉब्लिन की संख्या बहुत बढ़ गई है और शहर के करीब आ गए हैं। मैरी कहती है, चलो ग्रास के पास ब्लैकस्मिथ शॉप चलें। तीनों जाते हैं। ग्रास गर्मजोशी से स्वागत करता है। शियन पूछता है, आज फिर लाइटनिंग मेटल पिघलाने वाले हो? ग्रास कहता है, नहीं, बस हो गया, वैसे तेरे लिए ग्लव्स बना दिए। शियन हैरान, अभी तो मैंने मांगा था। फिर शुक्रिया अदा करता है। ग्रास कहता है, तू बहुत जल्दी खत्म कर देता है इन्हें, लेकिन ये तेरी मैच्योरिटी की निशानी है। बता, मेरे और तेरे पापा के बिना लड़ाई कैसे चल रही है? मैरी कहती है, हम सिल्वर रैंक के करीब पहुंच गए हैं। ग्रास दंग, तेरे उम्र में किसी ने ये रैंक हासिल नहीं किया होगा। घर लौटकर पापा के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग। शियन पापा को हरा देता है। फिर मैरी की बारी। वो जोश में लड़ती है, लेकिन हार जाती है। दुखी होकर जमीन पर बैठ जाती है। मैं कभी नहीं हरा पाऊंगी तुझे। शियन हर बार जीत जाता है। पापा कहते हैं, जल्दी मत कर, अभी बहुत वक्त है, तू जरूर एक दिन मुझे हरा देगी। मैरी अकेले ट्रेनिंग करने चली जाती है। शियन पापा से पूछता है। पापा कहते हैं, उस उम्र में उसकी तलवार की स्किल कमाल की है। फिर शियन और मैरी रोज के खेत पर जाते हैं। रोज कहती है, सॉरी यार, मैंने बुलाया मदद के लिए, लेकिन वर्कर कम पड़ गए। शियन पूछता है, अब क्या करें? रोज कहती है, ये पेस्ट हटाने में मदद कर दो, फसल बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैरी को इनसे डर लगता है। फिर भी सब मिलकर पकड़ते हैं। मैरी बहुत कम पकड़ पाती है। दोनों हंसते हैं। काम खत्म होने पर मैरी कहती है, अगले साल कंपटीशन करेंगे, देखना इस बार मैं जीतूंगी। अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं। अजीब रोशनी निकलने लगती है। सब हैरान। शियन कहता है, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। बारिश शुरू हो जाती है। रोज कहती है, चलो मेरे घर में आ जाओ, तूफान रुकेगा तब तक। तभी मैरी बेहोश हो जाती है।
शियन और रोज घबराकर उसे उठाते हैं, रोज के घर ले जाते हैं। पापा माँ भी घबराए हुए दौड़ कर आते हैं। माँ रोते हुए मैरी के पास जाती है। अचानक मैरी आंखें खोलती है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, कुछ बोलती नहीं। रोज कहती है, शायद लेथार्जी डिजीज हो गई है। पापा पूछते हैं, वो जो हाल में शहर में फैल रही है? रोज कहती है, हाँ, मार्केट में अफवाह सुनाई दी थी। अचानक लोग गिर पड़ते हैं, हिलते डुलते नहीं, होश में होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। सुस्ती जैसी हालत, इसलिए नाम लेथार्जी डिजीज पड़ा। माँ पूछती हैं, कोई ठीक होता है क्या? रोज कहती है, मेरे पता में तो नहीं हुआ, किसी को रिकवर होते नहीं सुना, कारण भी पता नहीं। माँ और ज्यादा रोने लगती हैं। पापा कहते हैं, अभी डॉक्टर के पास चलना होगा, मैं मैरी को लेकर जाता हूँ। शेन, तू माँ के साथ घर जा। शेन मना करता है, मैं भी चलूंगा। पापा कहते हैं, नहीं चलेगा, इस वक्त खतरनाक मॉन्स्टर निकल आते हैं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। शेन कहता है, आप अकेले मैरी की प्रोटेक्शन नहीं कर पाओगे। मैं बच्चा हूँ लेकिन मॉन्स्टर से लड़ सकता हूँ। आखिरकार पापा मान जाते हैं। गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ तेजी से निकलते हैं। पापा कहते हैं, मैरी का ख्याल रखना। शेन पूछता है, वो लाल रोशनी आसमान में क्या है? पापा कहते हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। शेन समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। अचानक भेड़ियों का झुंड हमला कर देता है। शेन कहता है, आप चलते रहो, मैं इन्हें संभालता हूँ। वो ग्लव्स पहनता है। मन में सोचता है, बारिश में फायर या लाइटनिंग मैजिक नहीं चलेगा, सिर्फ वाटर और एयर मैजिक। बारिश का पानी इकट्ठा करके बुलेट बनाता है और भेड़ियों पर चलाता है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है। अचानक पीछे हटकर भाग जाते हैं। शेन हैरान, क्यों भाग गए? अचानक एक विशाल स्पेक्टर उसके सामने आ जाता है। शेन डर जाता है। पापा को बताता है, देखो ये मॉन्स्टर, लेकिन पापा को नहीं दिखता। शेन सोचता है, मतलब सिर्फ मैजिकल एनर्जी वाले ही देख सकते हैं। वो वाटर मैजिक से हमला करता है, लेकिन गोली स्पेक्टर से गुजर जाती है। स्पेक्टर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। शेन सोचता है, क्या मैं फिर मरने वाला हूँ? फिर उसे याद आता है घर वाले गॉब्लिन को कैसे मारा था। वो मैजिकल एनर्जी से जलाने की कोशिश करता है। स्पेक्टर को असर होता है। शेन कहता है, शायद ये एनर्जी इसे प्यूरिफाई कर रही है। स्पेक्टर पापा की तरफ बढ़ता है, लेकिन गाड़ी में जला हुआ लाइटनिंग लैंप के पास आते ही वो पीछे हट जाता है। उसी पल पापा को भी स्पेक्टर दिख जाता है। शेन कूदकर एनर्जी से जलाता है और मार गिराता है, लेकिन गिरते गिरते वो बहुत ऊंचाई से गिरने वाला होता है। पापा आखिरी पल में पकड़ लेते हैं। इतना बेवकूफी भरा रिस्क क्यों लिया? शेन कहता है, कोई और तरीका नहीं था, सॉरी। पापा कहते हैं, सॉरी की जरूरत नहीं, तेरी वजह से हम बच गए। फिर रास्ता जारी रखते हैं। पापा कहते हैं, ये मॉन्स्टर बहुत अजीब था, पहली बार देखा। शेन पूछता है, अब आपको दिख गया? पापा कहते हैं, हाँ, जैसे ही पास आया दिखने लगा। शेन लाइटनिंग लैंप की तरफ देखता है और समझता है कि शायद उसी का असर है। डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। वहां लेथार्जी डिजीज से पीड़ित लोगों की भारी भीड़। शेन डॉक्टर से कहता है, मेरी बहन को देख लीजिए। डॉक्टर कहता है, लाइन में वेट करो। पापा कहते हैं, कोई चारा नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। बहुत इंतजार के बाद डॉक्टर चेक करता है और कहता है, हाँ, लेथार्जी डिजीज ही है। अफसोस, इसका कोई इलाज नहीं है, बस हालत पर नजर रख सकते हैं। शेन मैरी के साथ बिताए पलों को याद करके चिल्लाता है, प्लीज कुछ तो करिए, और रोने लगता है। मैरी के इन्फेक्टेड होने के एक दिन बाद फैमिली शहर में ही रहने का फैसला करती है ताकि डॉक्टर के पास रह सकें। ग्रास के वेयर हाउस में ठहरते हैं। ग्रास को शुक्रिया कहते हैं। वो कहता है, शुक्रिया की क्या जरूरत, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, अब मेरी बारी है, लेकिन अभी मैरी का ख्याल रखो, मैं बाद में आता हूँ। कुछ देर बाद शेन मैरी के सामने बैठा उदास मन से सोचता है, पता नहीं कितना वक्त बीत गया, कितना भी बुलाऊं कोई जवाब नहीं। तभी पापा आते हैं और कहते हैं, कोई मिलने आया है। शेन कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैरी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। पापा कहते हैं, उस स्पेक्टर को याद है जो 4 दिन पहले हमला किया था? उसी दिन बहुत सारे स्पेक्टर ने लोगों पर हमला किया, मार डाला। वो फिर आएंगे और लोगों को मारेंगे। तू ही एकमात्र ऐसा है जो इन्हें हरा सकता है। अगर इन्हें छोड़ दिया तो मरने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। शेन फिर भी मना करता है, मैं यहीं रहूंगा हमेशा, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। पापा कहते हैं, तो क्या तुझे बुरा नहीं लगेगा अगर लोग मर रहे होंगे? वो पास आकर शेन के कंधे पर हाथ रखते हैं। अगर वो मॉन्स्टर हमारे गांव पर हमला कर दे तो भी तू यही कहेगा कि मेरी समस्या नहीं? शेन गुस्से में उन्हें धक्का देता है और चिल्लाता है, मुझे किसी को बचाने की कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं क्यों करूं, मैं बस अपनी बहन के साथ रहना चाहता हूं। तुम्हें उसकी चिंता नहीं है क्या? पापा कहते हैं, मुझे तुझसे कहीं ज्यादा चिंता है, वो मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहता वो मरे। मैं तो उसे बचाने के लिए खुद मरने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तू बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। शेन मैरी के साथ बिताए लम्हों को याद करता है।
आखिरकार फैसला करता है। वो मैरी के सामने खड़ा हो जाता है। पापा उसकी इस अदा से हैरान, लेकिन तभी शेन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो सोचता है, मैरी में कोई मैजिकल एनर्जी क्यों नहीं दिख रही। वो तेजी से बाहर सड़क पर भागता है और मन ही मन कहता है, मैंने ये कैसे नहीं देखा, पूरे समय यही हो रहा था। वो अपने पिता को लेकर डॉक्टर की क्लिनिक चला जाता है। पिता उससे पूछते हैं, क्या अब तक कुछ पता चला? शेन जवाब देता है, हाँ, मैंने नोटिस किया कि यहाँ के सारे मरीजों में जादुई ऊर्जा का नामो निशान नहीं है, और इस पूरे शहर में किसी में भी जादुई ऊर्जा नहीं है। मतलब ये बीमारी जादू से जुड़ी हुई है। जरूर कोई तरीका होगा जिससे हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। मुझे लगता है किसी ने अभी तक न तो इस बीमारी का कारण खोजा है और न ही इलाज। तो लगता है मुझे अकेले ही खुद पर भरोसा करके इसका हल ढूंढना पड़ेगा। फिर वो दोनों शहर के मेयर के पास जाते हैं। पिता कहते हैं, बिना इजाजत आए के लिए माफी चाहते हैं। ये मेरा बेटा शियन है। मैं सुझाव देता हूँ कि आप लाइटनिंग लैंप अपने साथ रखें, क्योंकि ये स्पेक्टर्स को अच्छे से भगाते हैं। अचानक मेयर रोने लगता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, जब से मैंने शहर संभाला है मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? बस आफतें बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगा था ये इतना आसान होगा। शेन उसकी हरकत देखकर हैरान रह जाता है। फिर अचानक मेयर शांत हो जाता है और पिता से कहता है, मैंने पहले ही ढेर सारे लैंप जमा कर लिए थे और नाइट ड्यूटी पर तैनात सैनिकों में बांट दिए थे। पिता ताली बजाकर उसकी तारीफ करते हैं। मेयर कहता है, अब तारीफ की जरूरत नहीं, जो जरूरी है उसी पर ध्यान दें। मुझे सुना है ये बीमारी जादू से जुड़ी है। आपके पिता ने मुझे सब बता दिया शियन, और चूंकि तुम्हारा जादू इन मॉन्स्टर्स पर असर करता है, तो अगर हम जादुई ऊर्जा वाले लोगों को इकट्ठा कर लें तो इन्हें हरा सकते हैं। शेन कहता है, लेकिन एक समस्या है, जादू सिखाने में वक्त लगेगा, और जो भी जादुई ऊर्जा वाला था वो इस बीमारी से ग्रसित हो चुका है। मेयर पूछता है, तो क्या तुम्हें लेथार्जी डिजीज के बारे में कोई आइडिया है? डॉक्टर की रिसर्च बहुत धीरे चल रही है। शेन कहता है, हाँ, जब कोई इंसान संक्रमित होता है तो आराम करने पर उसकी जादुई ऊर्जा नॉर्मल हो जाती है, लेकिन लेथार्जी डिजीज वाले अपनी सारी एनर्जी खो चुके होते हैं। तो हम जीवित प्राणियों के जरिए उन्हें वो एनर्जी वापस लौटा सकते हैं। मेयर कहता है, मतलब अगर तुम फेल हुए तो सारे मरीज मर जाएंगे। शेन कहता है, हाँ, और मन ही मन बोलता है, मैं किसी भी नतीजे को बर्दाश्त कर लूंगा, बस बहन को बचा लूं तो। फिर वो लोग वहां से निकलते हैं। शेन सोचता है, मेयर ने मुझे रिसर्च में मदद के लिए लोग दिए, लेकिन वो एक बच्चे की बात पर इतना भरोसा क्यों कर बैठा? उसने तो मेरा जादू देखा भी नहीं। अगले दिन शेन अपने घर में मेयर द्वारा भेजे गए असिस्टेंट्स के साथ इकट्ठा होता है और कहता है, चलो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक बोलता है, मैं कोल हूँ, डॉक्टर का असिस्टेंट। एक बैठी औरत कहती है, मैं रावा हूँ, मैं दूसरी सिटी के रूलर की असली वारिस हूँ और फिलहाल इस शहर की गार्ड की सीक्रेट कमांडर। शेन आखिरी से कहता है, तुम अपना परिचय दो। वो शर्माते हुए कहती है, मैं गिट हूँ और मॉन्स्टर एक्सपर्ट हूँ। शेन कहता है, तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अब हम एक खतरनाक मिशन शुरू करने वाले हैं। फिर वो सब ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाते हैं। शेन उनके सामने अपनी पावर दिखाता है। सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, ये क्या था अभी तुमने किया? शेन कहता है, ये एक नई तकनीक है जिसे मैंने खुद इजाद किया है, मैजिक। मैं हवा, पानी, बिजली, प्रकृति की हर चीज को इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोल पूछता है, क्या ये लेथार्जी डिजीज से जुड़ा है? शेन कहता है, मैं अभी पक्का नहीं कह सकता। फिर वो मॉन्स्टर्स से लड़ने जाते हैं। वो बहुत भारी आर्मर पहने हुए हैं और ठीक से चल भी नहीं पा रहे। गिट कहती है, मुझे इनविजिबल मॉन्स्टर पर रिसर्च करने को कहा गया था, क्या ये बीमारी से जुड़ा है? शेन कहता है, नहीं, इन्फेक्टेड लोगों का इलाज करने के लिए हमें उनकी जादुई एनर्जी वापस लानी होगी। मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारे हैं। जब मैं अपनी एनर्जी उन पर डालता हूँ तो उनकी एनर्जी से रिएक्ट करके उन्हें जला देती है। इसीलिए हम ऐसे मॉन्स्टर्स ढूंढेंगे जिनमें जादुई एनर्जी हो, और इसीलिए हमें तुम्हारी जैसे मॉन्स्टर एक्सपर्ट की जरूरत है। गिट तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। अचानक एक गॉब्लिन मॉन्स्टर सामने आता है। वो आर्मर पहने हुए है। शेन हैरान होता है। गिट उत्सुकता से पूछती है, ये आर्मर क्यों पहने हैं? रावा आखिरकार अपना आर्मर तोड़ देती है, तलवार निकालती है और तेजी से मॉन्स्टर पर हमला करती है। लेकिन मॉन्स्टर तलवार उठाता है और रावा पर वार करने वाला होता है। आखिरी पल में शेन पहुंचता है और लाइटनिंग मैजिक से उसे डिसेबल कर देता है। मॉन्स्टर पीछे हटता है और अचानक रावा के पीछे प्रकट होकर हमला करता है। रावा वार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोर से पेड़ से जा टकराती है। शेन मैजिक से मॉन्स्टर पर फिर हमला करता है। रावा जल्दी उठती है, तलवार पकड़ती है और मॉन्स्टर को चीर देती है। अगले दिन शेन रोज के साथ बैठता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है। वो कहती है, वो ऊपर मैरी के साथ बैठी हैं। मैंने उनकी जगह बैठने की कोशिश की, लेकिन मना कर दिया। शायद वो ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताना चाहती हैं। वैसे सुना है तुमने लेथार्जी डिजीज पर रिसर्च शुरू कर दी, क्या मैं किसी तरह मदद कर सकती हूँ? वो कहता है,
तुम्हारी जिम्मेदारी घर पर है, तुम हर वक्त ट्रैवल नहीं कर सकती। वैसे भी 3 एक्सपर्ट मेरी मदद कर रहे हैं। रोज उदास हो जाती है और कहती है, मेरी इतनी प्यारी दोस्त इतने खतरे में है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। शियन कहता है, ऐसा मत बोलो, माँ की मदद करके तुम हम सबके लिए बहुत कुछ आसान कर रही हो। फिर शियन कोल के साथ चलता है और पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? कोल कहता है, क्लिनिक। मेयर ने मुझे ऑर्डर दिया कि तुम्हें वहां ले जाऊं, शायद तुम कुछ खोज लो। वहां पहुंचकर एक डॉक्टर कहता है, यहाँ माइल्ड केस वाले लेथार्जी डिजीज के मरीज हैं। शियन उसका हाथ पकड़ता है, मैजिक एक्टिवेट करता है और मन में सोचता है, जैसा सोचा था, बहुत कम जादुई एनर्जी बची है। ये बीमारी एनर्जी की कमी से ही है। वो कोल से पूछता है, मरीज कैसा है अब? वो कहता है, पल्स थोड़ा बढ़ा है और आंखें तेजी से हिल रही हैं। काम खत्म होने पर शियन कहता है, जब मैंने एनर्जी ट्रांसफर की तो उसकी उंगलियां हिली। मैजिक पर डेफिनेट रिस्पॉन्स था। कोल कहता है, अब बस उसकी हालत मॉनिटर करेंगे और मैजिक एनर्जी की डोज बढ़ाएंगे। डॉक्टर अंदर आता है और पूछता है, तुमने क्या किया? शियन कहता है, हमने कुछ नई चीजें खोजी हैं। लेकिन कोल बीच में टोक देता है और कहता है, हमें अभी जाना है। क्लिनिक से निकलकर कोल कहता है, किसी के सामने भी मैजिक, जादुई एनर्जी या इस बीमारी के इलाज का कोई डिटेल मत बताना। डॉक्टर दिन रात इसी बीमारी के इलाज पर रिसर्च कर रहे हैं। शियन कहता है, मतलब वो हमारी रिसर्च में रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन हम तो बस इन्फेक्टेड का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। रात को शियन अपनी बहन को चेक करने जाता है और एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। वो खुद से कहता है, जल्दबाजी मत कर, याद है मैजिक कैसे डेवलप किया था? तू भी उसी राह पर है बस। अगले दिन शियन गिट और रावा के साथ जंगल जाता है मॉन्स्टर्स से लड़ने और उनकी एनर्जी लेने। रावा मॉन्स्टर्स मार रही है तो शियन गिट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो मॉन्स्टर का हाथ पकड़ता है और मैजिक एक्टिवेट करता है। मॉन्स्टर को बहुत दर्द होता है। गिट नोट्स बना रही है। जब शियन मैजिक की एक खास लेवल तक पहुंचता है तो मॉन्स्टर का हाथ उड़ जाता है। गिट कहती है, तुम अगर थोड़ी सी भी मैजिक ट्रांसफर करो तो उन्हें जला देते हो। जैसा तुमने कहा था, ये एनर्जी उन्हें प्यूरिफाई करती है। शियन कहता है, इंसानों पर शायद अलग रिएक्शन हो। घर लौटकर शियन मैरी के पास बैठता है और गिट की बातें याद करता है। रोज आती है और कहती है, जो तुमने मांगा था वो लाई हूँ, झील की मछलियाँ। शियन उन्हें पकड़ता है और एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद रुक जाती है। रोज कहती है, शायद तुमने बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी, फिर भी मछलियों पर कोई असर नहीं। शियन कहता है, लगता है मैजिक एनर्जी सिर्फ मॉन्स्टर्स को प्यूरिफाई करती है। अगर अनइन्फेक्टेड इंसान पर यूज करूं तो रिएक्शन अलग होगा। रोज कहती है, तो रिएक्शन देखने के लिए इंसान चाहिए, है ना? और मेरे पास ही मैजिक एनर्जी है जो इन्फेक्टेड नहीं हूं। अगर मैरी की मदद का कोई तरीका है तो मैं कुछ भी करूंगी। मुझ पर ये मैजिक रिएक्शन करो। दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार होते हैं। शियन कहता है, अगर दर्द या कुछ भी लगे तो तुरंत बता देना। वो रोज के हाथ पकड़ता है और रिएक्शन शुरू करता है। थोड़ी देर बाद पूछता है, ठीक हो? वो कहती है, बस थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, बाकी सब ठीक है। वो दर्द के बारे में पूछता है। वो कहती है, सच कहूं तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में शियन को मॉन्स्टर का हाथ याद आता है। वो डर जाता है और रिएक्शन रोक देता है। रोज फिर हाथ पकड़ती है और कहती है, जारी रखो, बिल्कुल मत घबराओ। शियन फिर शुरू करता है। एक पॉइंट पर वो मैजिक रोक देता है। रोज पूछती है, ये तुम्हारी मैक्सिमम एनर्जी थी? वो कहता है, लगभग इंटरैक्शन टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 1 महीना बीत जाता है। गार्ड्स लाइटनिंग लैंप छोड़ देते हैं। शियन अपने तीनों असिस्टेंट्स के साथ खड़ा होता है और कहता है, पिछली बार स्पेक्टर्स दिखे हुए 1 महीना हो गया, शायद अब उन्हें लगता है हम खतरे में नहीं हैं। गिट कहती है, अगर अब आए तो हमारी खैर नहीं। कोल कहता है, मुझे नहीं लगता स्पेक्टर्स फिर आएंगे। वैसे मुझे यकीन नहीं कि ये लैंप सच में उन पर असर करते हैं। अचानक रावा कोल पर तलवार तान देती है। शियन और कोल चौंक जाते हैं। वो कहती है, तू पूरे समय क्या कर रहा था? शियन अपनी बहन की देखभाल कर रहा था, माँ की मदद कर रहा था, बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था, मॉन्स्टर्स का शिकार भी कर रहा था और सबके बावजूद रिजल्ट्स हासिल किए। कोल कहता है, ठीक है, समझ गया। शियन की वजह से हम लेथार्जी डिजीज रिसर्च में आगे बढ़े हैं। हम डॉक्टर्स भी इतने सिंपल रिजल्ट्स नहीं पा सके। शियन गिट से पूछता है, क्या नए मॉन्स्टर्स के आने के संकेत हैं? वो कहती है, नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं आई। शियन सोचता है, क्या स्पेक्टर्स सिर्फ खास जगहों पर ही आते हैं? गिट कहती है, ये स्पेक्टर्स शायद लेजेंडरी वॉर के बाद आए होंगे। शियन हैरान होता है। रावा कहती है, तुम्हें पता नहीं, ये वो जंग थी जो करीब 1000 साल पहले हुई थी। उस वक्त सारे देश मिलकर डेमन्स से लड़े थे। रात को मेयर अपने महल में बैठा लेथार्जी डिजीज की डिस्कवरी पर नोट्स लिख रहा है और बोलता है, हमने माइल्ड केस में मैजिक एनर्जी ट्रांसफर शुरू की। रिएक्शंस ब्लिंक कर रहे थे। ये काफी नोटिसेबल प्रोग्रेस है।
थोड़ी देर बाद पता चला कि ज्यादा मात्रा में ट्रांसफर करने से लेथार्जी डिजीज हो जाती है। दुर्भाग्य से इससे शियन की एनर्जी खत्म हो गई है। अब वो अपनी मैजिक एनर्जी वापस लाने का तरीका ढूंढ रहा है। उसके बाद कोई और प्रोग्रेस नहीं हुई। 2 साल बीत जाते हैं। शियन क्लिनिक में एक मरीज के सामने है। मरीज की पत्नी कहती है, मेरा पति मुस्कुराया। शुक्रिया डॉक्टर शियन। वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए शुक्रिया बोलो। वो कहती है, भले ही पल भर की मुस्कान थी, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से थी। मरीज से काम खत्म करके कोल उसे बुलाता है और कहता है, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, ठीक से सो रहे हो, तुम्हें अकेले सारा बोझ नहीं उठाना चाहिए। वो कहता है, मेरी चिंता मत करो। शियन घर लौटता है तो गिट और रावा उसका इंतजार कर रही हैं। वो उनके साथ अंदर जाता है। माँ और रोज उनका स्वागत करती हैं। शियन के पिता और ग्रेस भी आते हैं। सब साथ डिनर करते हैं, लेकिन शियन को मैरी की कमी खल रही है। सब उदास हो जाते हैं। पिता कहते हैं, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। वो कहता है, मैं थका नहीं हूँ, बस अब मेरे पास मैजिक एनर्जी नहीं रही। पिता कहते हैं, तुम्हारी माँ और मैंने बात की है। इस रफ्तार से तुम मैरी को ठीक करने से पहले खुद ढेर हो जाओगे। तुम्हें आराम करना होगा। पिता और माँ उठकर उसे गले लगा लेते हैं। वो कहता है, मैं सच में थका नहीं हूँ, बस मैरी को जल्दी ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है आराम जरूरी है। पिता पूछते हैं, लेकिन ये तुम पर बहुत बड़ा बोझ है। वो कहता है, जब मैं मैजिक पर रिसर्च कर रहा था तब ज्यादा थकान हुई थी। मैंने खुद ढूंढा और डेवलप किया, लेकिन लेथार्जी डिजीज की रिसर्च थकाने वाली नहीं है। मैं इसे पूरी जिंदगी भी करूंगा तो चलेगा। खाना खत्म होने के बाद शियन मैरी के पास थोड़ी देर बैठता है। अचानक आसमान में तेज लाल रोशनी दिखती है। शियन लाइटनिंग लैंप लेता है और नीचे जाता है देखने क्या हो रहा है। रोज से मिलता है और कहता है, मुझे मेयर को इस लाइट के बारे में बताना होगा। वो कहती है, मैं भी चलूंगी। वो कहता है, नहीं, तुम यहीं रहो, मैरी की देखभाल करो, तुम ही उनकी मदद कर सकती हो। शियन घर से निकलता है और खुद से कहता है, ये वही लाइट है जो उस रात दिखी थी जब मैरी को बीमारी लगी थी। अचानक स्पेक्टर्स का झुंड शहर पर हमला कर देता है। शियन आसमान देख रहा होता है कि 2 सैनिक उसके सामने से गुजरते हैं। वो उनके सामने स्पेक्टर देखता है और चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अजीब नजरों से देखते हैं क्योंकि वो उसे दिख नहीं रहा। शियन स्पेक्टर पर कूदता है और मैजिक से उसे मार देता है। मैजिक की वजह से स्पेक्टर सबको दिख जाता है। सैनिक बेहद हैरान हो जाते हैं। फिर शियन मेयर के महल जाता है रिपोर्ट करने। मेयर घबरा जाता है और एक सैनिक से कहता है, कोई और चारा नहीं, गार्ड्स को तैयार करो, लाइटनिंग लैंप बांट दो और उन्हें शहर के गेट्स पर भेज दो। शियन मेयर से कहता है, मुझे भी सैनिकों के साथ जाने दो, सिर्फ लैंप से स्पेक्टर्स नहीं मरेंगे, मुझे उनके साथ होना होगा। मेयर उसकी बात मान लेता है। शियन खुद को तैयार करके सैनिकों के पास जाता है और उनके कमांडर से मिलता है। कमांडर कहता है, तुम्हें लाइटनिंग लैंप पसंद नहीं आए जो तुमने बनाए और बेवजह सैनिकों को भी बुला लिया। शियन हैरान होता है और एक सैनिक कहता है, मेयर फिर से अपने भ्रम में पड़ गए। सुना है उन्होंने लाइटनिंग लैंप इस्तेमाल करने को कहा है, जबकि वो बेकार हैं। क्या नॉर्मल लैंप काफी नहीं? अचानक रावा उनके बीच आती है और कहती है, हमारी बटालियन को अभी कोई ऑर्डर नहीं मिला, हम ठीक ठीक क्या करने वाले हैं? वो कहता है, जो मन करे करो, घर जाओ और सो जाओ। और उसी वक्त सैनिक भी कहते हैं, बेकार वाली टुकड़ी आ गई है, ये लोग सिर्फ साइड मिशन ही लेते हैं। रावा कमांडर से कहती है, अभी आराम करने का वक्त नहीं है, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर दूंगी। फिर शियन रावा और सैनिकों के साथ शहर की दीवारों की तरफ भागता है। दौड़ते दौड़ते रावा उससे पूछती है, हम ठीक ठीक कहाँ जा रहे हैं? वो जवाब देता है, मेन गेट की तरफ, वहां से हम दूर से ही स्पेक्टर्स की हरकतें देख पाएंगे। अचानक शियन शहर की गलियों में स्पेक्टर्स का एक ग्रुप देख लेता है। रावा पूछती है, क्या हमें नीचे उतर के इन्हें मारना चाहिए? वो कहता है, नहीं पकड़ पाएंगे, हमें चलते रहना है। गेट पर पहुंचते ही शियन सेंट्री करने वाले सैनिकों के आगे कूद पड़ता है और खुद से बड़बड़ाता है, मुझे जादू इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल हो रहा है? सैनिक हैरान होकर पूछते हैं, तू कौन है भाई? वो चिल्लाता है, यहाँ से भागो, स्पेक्टर्स हमला करने वाले हैं। वे हंसते हुए कहते हैं, झूठ बोल रहा है, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। शियन जादू करता है, जमीन पर फेंकता है और अचानक स्पेक्टर्स का ग्रुप उनके सामने आ जाता है। वो लाइटनिंग मैजिक से सबको एक झटके में जला डालता है। सैनिक दंग रह जाते हैं, ये तू कौन है यार? शियन गेट के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है सैकड़ों स्पेक्टर्स की भीड़। रावा पूछती है, अब क्या हो रहा है? वो कहता है, 100 से ज्यादा हैं, हमें किसी भी तरह रोकना पड़ेगा वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। शियन फायर मैजिक से पूरी दीवारों को आग लगा देता है ताकि स्पेक्टर्स आने पर दिख जाएं। रावा अपने सैनिकों से कहती है, जब तक दुश्मन दिख रहा है मारना आसान है, गेट के गार्ड्स रिइंफोर्समेंट लेकर आएं, तब तक हमें इस जगह को हर हाल में बचाना है।
स्पेक्टर्स जैसे ही पहुंचते हैं सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। शियन सबसे आगे कूदता है, फायर मैजिक से ढेर सारे जला डालता है, पर संख्या सोचे से कहीं ज्यादा है। वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। रावा उसके साथ आ जाती है और कहती है, मेरे शूरवीर होने का गर्व मुझे तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों मिलकर लड़ रहे होते हैं कि अचानक रावा के पास वाला शियन का आग बुझ जाता है। वो सोचती है, काश तलवार साथ होती। तभी एक सैनिक को आइडिया आता है। वो शियन की आग से तलवार जलाकर रावा की तरफ फेंक देता है। रावा झट से पकड़ लेती है, वापस लड़ाई में शामिल हो जाती है और उस सैनिक को धन्यवाद कहती है। इसी बीच शियन पूरी ताकत से लड़ रहा है। वो खुद से हैरान है, आज 100 बार से ज्यादा मैजिक यूज किया, फिर भी एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही? क्या ये उस लाल रोशनी की वजह से है? उसे याद आता है 2 साल पहले जब स्पेक्टर्स पहली बार आए थे तब भी यही हुआ था। अचानक एक स्पेक्टर उसके सामने आ जाता है। वो फटाफट मार डालता है और खुद को कहता है, बस लड़ाई पर फोकस कर। दूसरी तरफ सैनिक आग फेंक रहे हैं और देखते हैं कि स्पेक्टर्स खुद आग में जा जाकर मर रहे हैं। ये तो अपनी जान देकर मैजिकल फायर बुझा रहे हैं। शियन सारी मैजिक इकट्ठा करता है और एक जबरदस्त धमाके से सबको जला डालता है। रावा उसके पास आती है। वो कहता है, मैं ठीक हूँ, टेंशन मत ले, सब मॉन्स्टर्स खत्म हो गए। पर तभी उसे दूसरी भीड़ आती दिखती है। वो हैरान होकर सैनिकों से कहता है, पीछे हटो, मैं अकेला लड़ूंगा। रावा कहती है, तू खुद को बेवजह खत्म कर रहा है। वो जवाब देता है, कोई और रास्ता नहीं, मुझे शहर और यहाँ के लोगों को बचाना है। अचानक ग्रास चिल्लाती है। शियन चौंकता है। ग्रास कहती है, तेरी मदद के लिए मैंने गिल्ड के फाइटर्स को इकट्ठा किया है। हम सब आए हैं इन्हें खत्म करने। जी भी उनके साथ है। वे सब तैयार होते हैं, शियन की आग से हथियार जलाते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स पास आते हैं, फाइटर्स आग लगी तीरों से उन्हें एक एक करके मार गिराते हैं। शियन दंग रह जाता है। ये सब तूने प्लान किया था? ग्रास कहती है, तूने कहा था तेरी मैजिक इंस्पेक्टर्स पर काम करती है, इसीलिए मैं गिल्ड गई और सबको बुला लाई। तुझे हर वक्त इतनी मेहनत करते देखकर लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं तेरे काम आई, यही मेरे लिए बहुत है। शियन उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर लड़ाई में शामिल हो जाता है। जब सब खत्म होता है, सैनिकों का कमांडर आता है और गुस्से से चिल्लाता है, ये क्या नौटंकी कर रहे हो? अदृश्य मॉन्स्टर्स बनकर लोगों में डर फैला रहे हो। रावा कहती है, ये झूठ है, इन लोगों ने पूरी जान लगाकर स्पेक्टर्स को मारा है। कमांडर कहता है, स्पेक्टर्स जैसी कोई चीज नहीं है, अब कहाँ है वो? शियन कहता है, शहर में थे। कमांडर चिल्लाता है, कुछ नहीं दिखा, तू झूठ बोल रहा है शियन। मेयर को अपनी तरफ करने का क्या प्लान था? ग्रास बोलती है, हमारी गलती नहीं कि तुझे दिखाई नहीं दिया, तू देर से आया। अगर शियन न होता तो इस शहर का क्या हाल होता? यहाँ मौजूद सारे फाइटर्स गवाह हैं। कमांडर चीखता है, चुप रहो, सब झूठे हो, और सैनिकों को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। अचानक कमांडर हवा में उड़ने लगता है। वो डर से चीखता है, ये क्या हो रहा है? तभी न जाने कहां से एक हाथ निकलता है और कमांडर को मार डालता है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। स्पेक्टर किंग प्रकट होता है और कहता है, बहुत समय बीत गया आखिरी बार बाहर आने के बाद, आखिरकार मैं आजाद हो गया। शियन खुद से कहता है, वो लाल रोशनी इसी दानव की मैजिकल एनर्जी थी। ग्रास पूछती है, तू कौन है? वो हंसते हुए कहता है, पहले खुद को तो इंट्रोड्यूस कर, वैसे मैं दैत्य हूँ। सब हैरान। वो बोलता है, अजीब है, तुम्हें दैत्य भी नहीं पता? इंसान हमेशा से अज्ञानी रहे हैं, 1000 साल की जंग भूल गए। मैं इतने समय से कैद था, लेकिन आजादी का मजा कुछ और ही है। अभी तुम सबको जल्दी मार डालूंगा। एक उंगली हिलाते ही पूरा इलाका तबाह हो जाता है। शियन उड़कर ग्रास और बाकियों को आखिरी पल में बचा लेता है और कूद जाता है, पर धमाके की ताकत से वो भी दूर जा गिरता है। जमीन पर गिरकर उठते ही वो रावा और गिट से कहता है, शहर के लोगों को निकालो यहाँ से। रावा पूछती है, तू क्या करेगा? वो कहता है, मुझे उससे भिड़ना है, उसकी मैजिकल एनर्जी मेरी से 100 गुना ज्यादा है, कोई उसके सामने नहीं टिक सकता। मैंने सब गलत समझा, स्पेक्टर्स का हमला इसी दानव के आने का संकेत था। असली जंग अब शुरू होगी। ग्रास पूछती है, वो कौन था जो अचानक आया? शियन कहता है, पता नहीं, लेकिन उसके आसपास की एनर्जी मेरी से 100 गुना ज्यादा है।